वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू अवर वीकली सेशन। नाजरीन, इन डेली सेशंस का यही मकसद होता है ताकि आप लोग जो है वो डेली जो है वो न्यूज़ से अपडेटेड रहें। और इसके लिए ज़रूरी है आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि आप लोग जो है वो डेली हमारी वीडियो से अपडेटेड रहें। नाजरीन, हमारे साथ आज अली खिदर मौजूद हैं। जी हाँ, आप उनको जानते हैं बहुत अच्छी तरह। ही इज़ हेड ऑफ रिसर्च ऑफ बिजनेस रिकॉर्डर। तो आइए ना, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई साहब जी। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? पर ठीक ठाक, थैंक यू। आप बताइए। ऑल जी, गुड, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। सर हम सबसे पहले जो मार्केट में जो न्यू हाई लगा है, इंडेक्स इतना बड़ा है, हम सबसे पहले उसकी बात करते हैं। हमने देखा जो है डेली जो है वो न्यू हाई लग रहे हैं। डेली न्यू जो है वो लास्ट वीक से हमने देखा, जब से पीटीआई का धरना खत्म हुआ है, मार्केट जो है वो अपने साइकोलॉजिकल जो है बैरियर को मार्केट ने क्रॉस किया है। तो सर इस बारे में आपका क्या व्यू है? जी, बड़ी अच्छी बात है कि स्टॉक मार्केट, जैसे हम पहले भी बात करते रहे हैं, कि बहुत सारे सालों बाद परफॉर्म करना शुरू की हम्म। है। और अब जब परफॉर्म कर रही है तो अच्छी चलती जा रही है। और जो मार्केट के अंदर फ्रेश ट्रिगर जो आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि जी मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट आप देखिए नीचे आ गए हैं। हम्म। और 12% से भी नीचे आ गई हैं मार्केट यील्ड्स। और इनको अगर हम देखें तो उससे लग रहा है कि मार्केट के अंदर एंटिसिपेशन ऑफ अनदर इंटरेस्ट रेट कट ज्यादा है। आपने देखा है कि इन्फ्लेशन जो है वो ऊपर 9% आई है, विच इज अबाउट हम्म। 6.5 ईयर लो में 2018 के अंदर के बाद से सबसे नीचे इन्फ्लेशन आई है। और पूरे साल की एक्सपेक्टेशन इन्फ्लेशन की भी 7% की है, और थोड़ी बढ़ के भी 9-10% जाएगी, बट उससे ज्यादा जाने की उम्मीद नहीं है। हम्म। एक्सटर्नल फ्लोज बेहतर हैं, और फिजिकल साइड पे भी तो थोड़ी जो है कि ओवरऑल जो है प्राइमरी से बैलेंस की सिचुएशन ठीक है। तो उन सबको देखते हुए मार्केट जो है एंटिसिपेट कर रही है हम्म। कि ये उसमें री रेटिंग हो रही है। हम्म। और दूसरा ये है कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मार्केट इस तरह देख रही है कि कि ये है कि हम्म। जो अमेंडमेंट हुई है उसके बाद जो आर्मी चीफ है उनका टेन्योर वो देख रही है 2027 तक या 2032 तक। हम्म। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि पॉलिटिकल एम पी होती है, पार्टी बी होती है। बट अगर आर्मी चीफ की कंटिन्यूटी रहती है तो वो पॉलिसी जिस पे वो मार्केट को इंश्योर करा रहे हैं, पार्टिसिपेंट से मिल रहे हैं, तो वो उसको देख के भी वेलकम कर रही हम्म। है। तो ये सारी चीजें हैं, बट इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो कोई इतनी अच्छी नहीं रहेगी। को प्रॉफिटेबिलिटी में उस तरह ग्रोथ नहीं आएगी, बट की रेटिंग डेफिनेटली हो रही है और ये कंटिन्यू होती है। हम्म। और ये बुल रन को जब तक कि कोई इसमें थोड़ा कोई ऐसा इवेंट नहीं आता कि जिससे वो करेक्शन हो, तो ये चलता हम्म। सही सर, रेकोटेक के जो है वो हवाले से क्या खबरें हैं? क्योंकि हमने देखा था कि पिछले दिनों हमने ये देखा कि रेकोटेक की खबरें की वजह से ओजीडीसी और पीपीएल में जो है वो काफी बेहतरी देखी हमने। तो क्या अब उसके अब बाद जो है वो कोई न्यूज़ नहीं आई? क्योंकि सऊदी अरब की तरफ से कोई न्यूज़ नहीं आई, हालांकि जो है वो यहाँ से काफी जो है वो दौरे हुए हैं। तो कोई डेवलपमेंट है आगे इसके बारे में? देखिए, वो जो दौरे हुए हैं उसमें तो 10-12-50 चीजें आ रही हैं जिनमें से कुछ भी नहीं होना। जो एमओयू बेशुमार साइन हुए हैं उसमें हम्म। से कुछ नहीं होना। जो रिफाइनरीज आई हैं यहाँ की पाने की बात हो रही है उसमें से कुछ नहीं होना। बहरहाल रेकोटेक, जैसे हमारी पहले भी बात होती रही है और हम हर जगह लिखते रहे हैं कि रेकोटेक की डील परहैप्स हो रही है, लेकिन रेकोटेक को हम बहुत सस्ते दामों बेच रहे हैं, ये एक अलग चीज है। लेकिन ऐसे ही जब वो बिकेगा तो जीडीसी और बीपीएल के हम्म। अंदर पास कैश आएगा तो उससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उससे उसकी कैश फ्लो सिचुएशन बेहतर होगी, बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट आएगी, और उसकी वजह से आपको उसमें रैली भी नजर आ रही है। हम्म। तो रिकवरी की डील तो होने के चांसेस काफी ब्राइट है। अनफॉर्चुनेटली ये अभी तक हुई नहीं है, हो जानी चाहिए थी, जो कि हमने इतनी अच्छी प्राइस भी दे रहे हैं, सऊदी अरब की फेवरेट प्राइस दे रहे हैं, हमारी भी अच्छी नहीं है, लेकिन हम्म। अभी तक वो हो नहीं पाई है। पर उसके होने के हैं, लेकिन ये दौरे और भी चीजों के लिए जिसमें मुझे नहीं लगता कुछ खास और निकल पाएगा। सही। सर बैंक्स के हवाले से मैं आपसे पूछूंगी। बैंक्स जो है वो तमाम सेक्टर से इस वक्त आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और देखा जा रहा है कि इतनी अच्छी जो बैंक्स की जो स्टॉक मार्केट की इतना अच्छा जो परफॉर्म कर रही है, जिसमें बैंक्स का बहुत बड़ा हाथ है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या फर्दर इसमें जो है वो बैंक्स में कैसा देख रहे हैं? और स्पेशली इस्लामिक बैंक्स को जो है वो डिस्कस किएगा। कन्वेंशनल बैंक्स के कंपैरिजन इस्लामिक बैंक्स जो है वो इस वक्त नहीं परफॉर्म कर रहे। तो क्या व्यू है आपका? देखिए, बैंक्स के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक्स की अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा थी पिछले कुछ सालों में। उसकी एक बहुत बड़ी, हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी बैंक की सबसे ज्यादा थी, सबसे ज्यादा बड़ी थी। हम्म। उसकी वजह यह थी कि मार्केट में एक वो डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बहुत ज्यादा आती थी। और अगर एक्सटर्नल डेट रिस्ट्रक्चरिंग होती तो डोमेस्टिक रिस्ट्रक्चर डेट रिस्ट्रक्चर भी होता।
जिसपे बैलेंस बैंक्स की हम्म। बैलेंस शीट को हर्ट होना था, और उसकी वजह से उनकी एक वैल्यूएशन जो है ना वो डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पे जानी थी। हम्म। क्योंकि जिस तरह हमारी जगह हुआ कि जनरल इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बेहतर हैं और फिजिकल सरप्लस चल रहा है और एक्सटर्नल साइड पे भी ऐसी चीजें नहीं है, तो तो उसकी वजह से जो है वहाँ पे बैंक्स की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होने लग गई है, तो उसमें वो रिस्क नहीं नजर आ रहा। हम्म। और फिर ये था कि जब बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई रही, जो कि लेकिन अब आगे जाके जो कि इंटरेस्ट रेट नीचे आ रही है तो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी नीचे आएगी। बहरहाल वो पास प्रॉफिटेबिलिटी जो बेहतर रही है, और जो वैल्यूएशन बैलेंस शीट की तो जो रिस्क था उसका, डेट रिस्ट्रक्चरिंग का, वो गेन आउट हो रहा है, तो उसकी वजह से वो रीरेटिंग हो रही है। हम्म। अच्छा, दूसरी बात आपने की जी, दूसरा एक और चीज ये थी कि बैंक के ऊपर एक आपने देखा होगा कि एक एडीआर का टैक्स लगा था कि एडवांस डिपॉजिट रेशियो अगर 40% से नीचे होंगे तो उस पर 15% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, और अगर 50% और 40 के दरमियान होंगे तो फिर 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। और कुछ 3 महीने पहले तकरीबन बैंक्स की जो ओवरऑल डिपॉजिट एडीआर जो था वो 38 या 39% इस तरह कुछ था। तो अब जो रिसेंट नंबर आया है वो 47% तक पहुंच गया, और दिसंबर एंड के अंदर उन्हें 50% तक पहुंचना है। तो लोग नजर आ रहा है कि जिस तरह बैंक जो भी कर रहे हैं कि डिपॉजिट हम्म। शेड कर रहे हैं, और एडवांसेस जो है वो मतलब इंजीनियर्ड फॉर्म में दे रहे हैं कुछ लोगों को, वो उसमें बात कर सकते हैं अगर आप चाहें, तो उसकी वजह से वो एडीआर 50 तक अगर पहुंच गया तो एडिशनल टैक्स जो है मार्केट में जो वो था वो नहीं आएगा, तो उससे हम्म। उनकी करने को भी चाह पाएगा। फिर आपका सवाल ये था कि इस्लामिक बैंक क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे और बैंक क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों बैंक्स ने अपनी जो है ना डिपॉजिट्स के ऊपर एक सर्विस चार्ज लगाना शुरू कर दिया था, कि अगर चेकिंग अकाउंट किसी बैंक ने कहा कि 1 बिलियन से रुपए से ऊपर है तो उस पर 5% चार्ज लगेगा, किसी ने कहा 5 बिलियन रुपीज से ऊपर है तो उस पर 5% और समथिंग लाइक चार्ज लगेगा। तो ये एक जो हरकत थी स्टेट बैंक को इतनी पसंद नहीं आई। स्टेट बैंक ने बैंक से बुलाया और कहा कि ये आप ना करें। तो बैंक्स ने कहा कि यार भाई हम पे एडीआर टैक्स भी लगा रहे हैं, फिर हमारे पास मिनिमम डिपॉजिट रेट जो एमपीआर भी लगा हुआ है, जैसे कि एमपी 16% पे लोगों को मिलता रहा जबकि इंटरेस्ट रेट 15% पे आगे थे। मार्केट रेट नीचे आते जा रहे हैं बट एमपीआर अभी भी आए हैं, और जो इस वक्त इंस्टीट्यूशन है वो इंडिविजुअल्स है, सबको वो एक सेविंग अकाउंट पे एक मिनिमम डिपॉजिट रेट मिलता है। तो हम्म। हमने कहा ये सारा कुछ हमें इतनी कॉस्ट पड़ी है तो हम ये करेंगे। तो बैंक्स ने कहा अच्छा जी, अब स्टेट बैंक ने कहा ठीक है जी, हम आपको ये करते हैं कि हम आपका जो एमडीआर है हम्म। उसको इंस्टीट्यूशंस के ऊपर से हम लिस्टेड कंपनीज के ऊपर से हम पब्लिक कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर से इसको खत्म कर देते हैं। तो हम्म। इसका मतलब है जो बड़े लोग जो हम्म। है, बड़ी कंपनी जो है, जो अच्छा जी, फाइनेंशियल देना है मुझे इंस्टीट्यूशन सर। जो है, वो जो हम्म। सेवी इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उनको ये कहा गया कि टेबल के अंदर आप दोबारा अपने को इन्वेस्ट करें। तो उस वजह से एफडीआर को निकालने की वजह से बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी में एक जंप आ, तो हम्म। उन्होंने अपनी वो जो है उसको वो भी खत्म कर दिया, वो सर्विस चार्जेस पे कर दिया। साथ उन्होंने एक और चीज की कि जो इस्लामिक बैंक के ऊपर कोई एमडीआर नहीं हम्म। था, उन्होंने अब इस्लामिक बैंक पे भी एक एमडीआर इम्पोज कर दिया। उन्होंने कहा कि जो इस्लामिक बैंक अपने पूल से जितने पैसे कमाते हैं जो भी डिपॉजिट्स के ऊपर, उसका 75% जो है वो एमडीआर होना चाहिए। तो उसकी वजह से इस्लामिक बैंक जो कि बहुत कम पैसे दे रहे थे अपने सेविंग अकाउंट वालों को, तो उनको एकदम एमडीआर हो गया, जिसकी वजह से उसकी अर्निंग पे ठीक ठाक रेट आया। तो उसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर रहे, और अपने मीजान बैंक में खासतौर पे देखा होगा कि उस पर जो कि सबसे ज्यादा हिट थी उसकी, वो सबसे ज्यादा उसकी स्टॉक प्राइस के अंदर करेक्शन भी आई है। तो एक ये वजह है कि अब ये जुडिशियल हो गया, सिस्टम बैलेंस हो गया, कि इस्लामिक बैंक को एक एडवांटेज था वो खत्म हो गया, और कमर्शियल बैंक में जो अनड्यू एक वो जो वो था बर्डन था वो भी कम हो गया। तो उस वजह से कमर्शियल बैंक बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और इस्लामिक बैंक कम परफॉर्म कर रहे सही। ठीक सर, अटक ग्रुप के हवाले से मैं पूछना चाहूंगी। अटक ग्रुप का हम देख रहे थे कि सेलिंग की बातें चल रही थी, लेकिन स्पेशली अटक सीमेंट और अटक रिफाइनरी हैं। में, पर इस हवाले से कोई नोटिस नहीं आया पिछले दोनों मार्केट में। तो क्या ये खबरें सच थी? कितनी हकीकत है इन खबरों में? और क्या पोटेंशियल है इन दोनों स्टॉक्स में? पता नहीं जी, अटक की अगर रिफाइनरी में मैं उनकी मैनेजमेंट से बात करूँ तो वो तो कहते हैं कि कोई ऐसी सेलिंग नहीं हो रही है, लेकिन मार्केट में रूमर्स है कि सेलिंग हो रही है। हम्म। तो अक्सर जब होता है कि जब इस तरह की कोई डील के ऊपर बात चल रही है तो मैनेजमेंट उसको उस पर खामोश रहती है। तो वो अगर कोई चल रही है बैक एंड के ऊपर, तो वो जब मटेरियलाइज होगी तो पता चलेगा। हम्म। तो उससे होगा। दूसरा ये है कि अटक रिफाइनरी के और बाकी रिफाइनरीज में ये है कि वो एक रिफाइनरी पॉलिसी जो है जो 2021 से आनी थी, उसके ऊपर फिर दोबारा बातें शुरू हो गई है। आपको पता ही है रिफाइनरी पॉलिसी आनी है जिसके बाद सारी ये रिफाइनरी अपडेट हो जानी है। उनको हम्म। सर्टेन कंडीशन मांगी थी, वो उन्हें मिल गई थी, बट
हुआ ये था कि उन्होंने जब जब बजट आया तो उसमें सेल्स टैक्स एग्जाम कर दिया, तो उसके उसके उसको प्रॉब्लम आने लग गया था, तो उन्होंने कहा सेल्स टैक्स एग्जाम्पशन खत्म करें। फिर उन्होंने वो नवंबर में टाइम दिया, बट नवंबर तक नहीं वो खत्म हो पाई है। तो लेकिन अब दिसंबर के अंदर उन्होंने फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 2 हफ्ते के अंदर आप इसको ठीक करें, तो वो हो जाए, तो इस वजह से शायद उसमें रिफाइनरीज में इंटरेस्ट ज्यादा आएगा। और अगर देखने की बात है तो वो मुझे उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन एज नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट कहती है कि नहीं। हम्म। सही। सर, इन्फ्लेशन की फिगर्स की अगर बात करें तो काफी बेहतर रहे, जिसके बाद हमने देखा कि जो है वो रेट कट की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो भी बढ़ गई थी मार्केट में। तो अब फर्दर कितना रेट कट अब होता हुआ देख रहे हैं आगे मीटिंग में? देखिए जी, इस वक्त इन्फ्लेशन अगर आप देखें तो मेरे ख्याल है 4.9% की आई है। और अगर आप इंटरेस्ट रेट अगर आप देखें तो हमारा तो गालिबन इस वक्त 15% पे है। पूरे हम्म। साल की FY 25 की एक्सपेक्टेशन देखें तो 7 से 8% है। और अगर CY 25 की एक्सपेक्टेशन देखें तो वो भी 8 से 9% है। तो हम्म। उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट तो नीचे आना जा सकते हैं, बट इतनी नीचे नहीं आएंगे जितना जितनी इन्फ्लेशन है। मेरे ख्याल में भी 200 बेसिस 150 से 200 बेसिस पॉइंट इस दफा दिसंबर में हो जाएंगे। और ये इंटरेस्ट रेट इवेंचुअली 10 से 12% के दरमियान कहीं जाके सेटल होंगे। हम्म। और उसके बाद फिलहाल और नीचे नहीं आएंगे, तो मेरे ख्याल में ये 11-12% पे जाके इंटरेस्ट रेट ही सेटल होंगे। हम्म। सही। सर, के इलेक्ट्रिक में जो है वो मल्टी एयर टैरिफ की जो है वो खबरें काफी घूम रही थी मार्केट में, लेकिन अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आई। तो क्या एक्सपेक्टेशंस है? कोई जो है वो देखिए के इलेक्ट्रिक, जी जी, सर। के इलेक्ट्रिक का जो मल्टी ईयर टैरिफ है वो एक अंडर प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में एक टाइम लगता है। उस टाइम को बाईपास नहीं कर सकते। काफी चांसेस है कि ये हो जाएगा, क्योंकि जब हम्म। तक के इलेक्ट्रिक का मल्टी ईयर टैरिफ नहीं होता, ये जब ये टैरिफ नहीं होता तो उस वक्त के इलेक्ट्रिक को के अंदर कोई उसके शेयर की खरीदो फरोख्त है, जैसे कि मार्केट के अंदर वो ब्लॉक शेयर किसी के पास पड़े हैं जो अब आज से आए थे, वो अगर बेचना चाहे या कोई और खरीदना चाहे इसको, तो को प्राइवेट पार्टी आगे पूरा खेल है, कोई भी खरीदना चाहे, ब्लॉक भी खरीदना चाहे, तो वो उस वक्त तक उसकी प्राइस नहीं सेट हो सकती जब तक कि उसका ये MIT जो मल्टी ईयर टैरिफ है ये नहीं सेट होता। उसके हम्म। तीन पोर्शन है, एक जनरेशन है, एक डिस्ट्रीब्यूशन है, एक ट्रांसमिशन। तो हम्म। और उन्हें जनरेशन का टैरिफ मिल गया है, बाकी अभी रहते हैं। उसमें ये होता है कि नेपरा की हेयरिंग होती है, हेयरिंग कॉल होती है, उसके बाद ये डिस्कशन होती है, फिर ये होता है। तो ये हम्म। प्रोसेस है, अपने प्रोसेस में थोड़ा स्लो भी चल रहा है। ये 2-3 महीने के अंदर गालिबन हो जाना चाहिए, और हो जाएगा तो उस पर हो जाएगा। खबरें कुछ चलती हैं, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। मार्केट के अंदर ऊपर नीचे चढ़ाव के लिए आपको पता है लोग चला रहे होते हैं, बट ये दो हम्म। तीन महीने के टाइम भी लगेगा, बट इट्स ऑन ट्रैक। हम्म। सही। सर, बिजनेस रिकॉर्डर में जो सर न्यूज आती हैं उससे, जैसे कि आपको पता है कि बहुत अप एंड डाउन्स आती हैं स्टॉक मार्केट में, तो क्या ये सारी न्यूज़ेस जो है वो ऑथेंटिक होती हैं? देखिए, खबर जो लगाने वाला होता है, खबर डालने वाला होता है, वो स्टॉक मार्केट नहीं देखता। ये स्टॉक मार्केट के अंदर जो छोटा सा इन्वेस्टर है ना, मतलब खबर जब लगती है ना, तो इस मुल्क के अंदर 250 मिलियन लोग हैं, उसकी इकोनॉमी से लगते हुए भी बहुत सारे लोग हैं जो उस खबर में इंटरेस्ट रखते हैं। एक ये छोटा लोग सा भी पूल है उसमें, जो स्टॉक मार्केट का इंटरेस्ट है, जिसमें इंटरेस्ट होता है, वो हर खबर को हम्म। उस तरह देख रहा होता है कि भाई ये मार्केट को ऊपर नीचे करने के लिए लगी है। तो हम्म। उसको पहले अपना लेंस ठीक करने की जरूरत है। उसको अपने 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 इस दिमाग से अपने हिसाब से नहीं सोचना चाहिए, उसको खबर के तरीके से सोचना चाहिए। तो न्यूज जो होती है जनरली न्यूज़पेपर के अंदर ऑथेंटिक होती है, और वो इस तरह ही लगाई जाती है कि जिस बेसिस पे होती है उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आएगा क्या नहीं आएगा, न्यूज लगाने वाला सोच नहीं होता, और जनरली वो ऑथेंटिक हम्म। होती है। बहरहाल आपको पता ही है, रोज अखबार आता है, रोज खबरें लगती है, रोज रिपोर्टर काम हम्म। करते हैं, रोज जर्नलिस्ट काम करते हैं, तो कभी कभी ऊपर ऊपर रहती है, कभी कुछ सोर्स की तरफ से गलत खबर आ जाती है, कभी फर्क रह जाता है, बट जनरली स्पीकिंग एक एथेटिक होती हैं इसमें। उसमें जो है लोग की नीयत पे आपको शक नहीं होना चाहिए, वो ठीक होता है, और मोस्टली अपने बिजनेस क्वार्टर के अंदर ठीक होता हम्म। सही। सर, स्टॉक एक्सचेंज का जो इतना इंडेक्स जो इतना हाई गया है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये अपना रिकॉर्ड कब तक मेंटेन करेगा? है। देखिए जिस रिकॉर्ड का मेंटेन करना है मार्केट, और मार्केट को जो 2017 के अंदर से अब ऊपर आई है उसको कैचिंग अप करनी है। आप अगर आप देखें तो हम्म। KSE 100 इंडेक्स तो चलिए आपने देखा 52,000 से 105,000 तक आ गया है, तो ऑलमोस्ट डबल डबल हो गया है। लेकिन अगर आप पी पर प्रीवियस पीक से
लेकिन अगर आप इसको ये देखें कि जी के एस सी 30 जो टोटल प्राइस इंडेक्स होता है वो हम्म 27,900 पॉइंट के ऊपर उसका 2017 का पीक आया था। अभी मेरे ख्याल 31,000 और समथिंग या 32,000 के ऊपर है, तो अभी वो भी वो 10-15% ही सिर्फ ऊपर गया है। अगर आप इसको मार्केट कैपिटलाइजेशन यूएसडी में देखें तो अभी मार्केट में जो यूएसडी के अंदर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन 2017 में थी अभी तक वो नहीं आई है। अगर आप कंपनी इसको इस प्रकार रिप्लेसमेंट वैल्यू के तरफ हिसाब से देखें तो अभी तक वैल्यूएशन नहीं आई है। तो मेरे ख्याल में री रेटिंग और रीवैल्यूएशन जो चलती रहेगी, 2-3 साल चलती रहेगी और ये मार्केट का बर्डन रहेगा। लेकिन ये बात आपकी है कि जी अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में करेक्शन, मैंने आपको शुरू में जिक्र किया था कि जब इतना तेजी से इतनी मार्केट ऊपर जाती है तो उसमें एक करेक्शन जो होती है वो वेरी मच ड्यू होती है, उस लेटर वो करेक्शन आएगी, लेकिन उसको वो ट्रिगर मिलेगा। और हम्म जितनी शार्प गई उसी तरह एक शार्प करेक्शन आएगी। वो अभी ट्रिगर फिलहाल मार्केट में नहीं है, फिलहाल मार्केट में पॉजिटिव है, ब्रोकर्स भी और सारे लॉन्ग है वो भी इसको लगा के उसको ऊपर रखना चाह रहे हैं और उसको फिलहाल ये ऊपर रखेंगे। लेकिन ये है कि कहीं पे कोई ऐसी खबर आई जिसके बेस पे मार्केट को लगा के थोड़ी सी चीजें ऊपर नीचे है तो वहां से देखो खबर एमए की भी हो सकती है, वो खबर पॉलिटिकल रीजन की भी हो सकती है, वो खबर को करेंसी डेप्रिसिएशन की भी हो सकती है, वो खबर इन्फ्लेशन रिमर्जेंस की भी हो सकती है, सो ऑन सो फोर्थ। कोई भी ऐसी आएगी तो वो ट्रिगर आएगा और सेलिंग आएगी और फिर मार्केट में करेक्शन आएगी। हम्म लेकिन फिलहाल ये बुलरन कंटिन्यू है। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म के 2-3 साल के अंदर के परस्पेक्टिव से देख रहे हैं तो मार्केट में एक पॉजिटिविटी रहेगी अगले दो। सही। इस पॉइंट पे पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर काइंडली क्वेरी है तो काइंडली हैंड रेस कर लें अपना। सही सर, सेशन को रैप अप करते हुए मैं लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि आगे आने वाले दिनों में आप मार्केट को किस तरह देख रहे हैं, कौन से सेक्टर्स जो है वो लाइमलाइट में रहेंगे। देखिए सेक्टर्स अभी देखिए आपकी जैसे इंटरेस्ट रेट आपके नीचे आ रही है तो सिक्लिकल स्टॉक्स जो है उसमें अभी पोटेंशियल ज्यादा नजर आएगा। तो जो जो इंटरेस्ट रेट है सेंसिटिव रहे हैं वो ऊपर आएंगे। फिर उसके अलावा जो है आपका बैंकिंग तो अभी अच्छा ही है वो रहेगा, तो मेरे ख्याल में सिक्लिकल में ज्यादा आएगा। और दूसरा मार्केट के अंदर फंडामेंटल बेस पे स्टोरीज पे कुछ चलेगा। जो हम्म जो चीज अच्छी आती रहेगी, जिस तरह साजगार की कंपनी आई थी, बड़ी आई थी, एयरलाइन की आई थी, इस तरह कुछ फंडामेंटल न्यू एनर्जी के ऊपर या न्यू न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर जो कंपनीज आएंगी उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी। बट जनरली हम्म मेन बोथ सेक्टर जो है एनर्जी के, बैंकिंग के और फर्टिलाइजर, ये जनरली ये अच्छे ही रहे। हम्म सही। सर, सेशन को रैप अप करते हुए लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जावेद जी, अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे एक तो सी एनर्जी और एक बैंक ऑफ पंजाब, इन दोनों के बारे में पूछना चाह रहा था कि ये इसमें है आगे बढ़ने की कैपेसिटी काफी। जी जावेद साहब, तो थोड़ा सा पहले भी एक दफा जिक्र हुआ था कि स्टॉक्स के ऊपर तो मैं जनरली कमेंट इतना नहीं करता, नहीं ना मैंने इतनी कोई डिटेल से देखी है। ये जो आपने एनर्जी कंपनी देखी है मुझे समझ नहीं आई, मैंने तो इसके बारे में कुछ खास मैंने अभी देखा नहीं, तो इस पर तो बिल्कुल मैं कमेंट नहीं कर सकता। तो सब बैंक ऑफ पंजाब के ऊपर अगर आप देखें तो मैं उसमें एक जनरली बात आपको बता देता हूँ कि जो भी आपका एमडीआर के अंदर जो एमडीआर खत्म हुआ है, उस एमडीआर का इंस्टीट्यूशंस की और लिस्टेड कंपनीज और पब्लिक सेक्टर कंपनीज की जो डिपॉजिट पे खत्म हुआ है, और वो बैंक ऑफ पंजाब उस पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री उसके डिपॉजिट रेशियो में सबसे ज्यादा उनके डिपॉजिट्स हैं। तो नेचुरली जब वो खत्म हुआ है तो वो नीचे नेगोशिएट करेंगे तो उसका सबसे ज्यादा फायदा बैंक ऑफ पंजाब का आएगा, तो उस वजह से एक अपसाइड पोटेंशियल है। जी। ओके। जी जी सर। थैंक यू सो मच सर, सेशन को रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आपने भी ज्वाइन किया। होप सो आप लोगों को जो है सेशन काफी जो है इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू सो मच सर। आगे आने वाले सेशन में जो है आपको फिर इनवाइट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा सर। अल्लाह हाफिज।